नमस्कार दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2024 का दिन और आज की वीडियो में टॉप 10 करंट अफेयर्स पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हमारे करंट अफेयर्स सेशन की सबसे खास बात ये होती है कि हम सबसे कम समय में सबसे अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करते हैं। और देखिए, अब तक रिकॉर्ड रहा है 2017 से, जब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हैं लगभग आप सभी लोगों ने पढ़कर इस चैनल से 100% स्कोर किया है करंट अफेयर में। और इसी का परिणाम है कि लगभग 7,000 प्लस बच्चे ऑन रिकॉर्ड और उसके बाद बिना रिकॉर्ड वाले बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी में हैं। तो बहुत अधिक जानकारी के लिए आप हमारा जो कम्युनिटी टैब है वहाँ देख सकते हैं कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया अब तक। वहाँ रोल नंबर सही सबके फ़ोटो और सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई हैं। और देखिए, एक खास बात और, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, विजय दिवस जो है इसको हम 16 दिसंबर को मनाते हैं। और हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला जो विजय दिवस है, ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक और निर्णायक जीत का याद दिलाता है। और देखिए, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और एक नया राष्ट्र बांग्लादेश अस्तित्व में आया उस समय। देखिए, इस समय बांग्लादेश की हालत क्या है सबको पता है। बांग्लादेश में जो अदर कम्युनिटी हैं, अदर इस्लामिक, जैसे कि हिंदू हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, पारसी हो गए, तो इन सभी को जो है मजबूर किया जा रहा है कि भाई इस्लाम अपना लो वरना जान से हाथ धो बैठो। तो बहुत ज़्यादा उत्पीड़न चला, इसलिए पूरी दुनिया में जो है बांग्लादेश की आलोचना हो रही है। और बांग्लादेश ने अपने जो पूर्व प्रधानमंत्री उनकी थी शेख हसीना, उनको भी जो है मार के भगा दिया है देश से। तो बांग्लादेश की स्थिति दयनीय है, जिसके लिए मतलब अफसोस थोड़ा सा हो रहा है कि भारत ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा 1971 में और उसको आज़ादी दिलाने में मदद भी की और उसको मतलब आर्थिक मदद भी की भारत ने। और सबसे बड़ी चीज़, अगर भारत ना होता तो बांग्लादेश अस्तित्व में ना होता, ठीक है। लेकिन वही है, नमक हरामी वाली चीज़ें। और दूसरा है कि हाल ही में प्रीति लोबाना को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो देखिए, जो प्रीति लोबाना है ये गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर बन गई हैं। याद रखिएगा, प्रीति लोबाना को गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर और साथ में उपाध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए, ये महत्वपूर्ण नियुक्ति गूगल के सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में से एक जो अपना भारत है तो वहाँ का एक प्रमुख लीडर के रूप में स्थापित करता है। तो याद रखिएगा, गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में प्रीति लोबाना को नियुक्त किया गया है। और तीसरा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भाग लिया? देखिए, जितने भी सैन्याभ्यास हैं उनको आप एक अलग पृष्ठ पे नोट किया कीजिए, लाइन से, जितने भी मैं सैन्याभ्यास बता रहा हूँ, ताकि एग्जाम में रिवीजन करने में आसानी हो कि कौन सा सैन्याभ्यास किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ, किस तारीख को आयोजित हुआ। तो आइए डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। देखिए, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया गया। कहाँ पर? देखिए, ये जो डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है ये अरब सागर के ऊपर अभी हाल ही में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई ने यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भाग लिया, जो कि 12 दिसंबर से 14 दिसंबर 2024 तक आयोजित हुआ था। और इस त्रिपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, रक्षा संबंधों को मजबूत करना था। और आपको बता दें, जो आपका ये डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज था, इसमें भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI जगुआर और IL-78 मिड एयर रीफ्यूलर सहित विमानों के साथ भाग लिया। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मिखाइल कावेलशिवली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो देखिए, जो जॉर्जिया देश है बहुत ही छोटा सा देश है जहाँ की जनसंख्या केवल 37.6 लाख है। वहाँ के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं मिखाइल कावेलशवली। और देखिए, जो आपके मिखाइल कावेलशवली हैं ये पेशे से पहले फुटबॉलर थे, लेकिन एक फुटबॉलर अब राष्ट्रपति बन चुका है जॉर्जिया का, जिसका नाम है मिखाइल कावेलशवली। और आपको बता दें, मिखाइल कावेलशविली जो है ये संसद में 300 सदस्यीय निर्वाचक मंडल के द्वारा सीधे मतदान के माध्यम से निर्विरोध चुने गए हैं, जिसमें 225 में से 224 सदस्यों ने इनके लिए मतदान किया।
और ये पूर्व जॉर्जियाई फुटबॉलर हैं, याद रखिएगा। इनकी पार्टी का नाम है ड्रीम पार्टी। ये ड्रीम पार्टी से संसद सदस्य भी हैं। तो मिखाइल कविलशविली जो है ये जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और जॉर्जिया की जो कैपिटल है आपकी है तबिलिसी, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है जॉर्जियन। पॉपुलेशन है 37.6 लाख। और पांचवा कि हाल ही में भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो देखिए, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में जलवाहक योजना शुरू की है। और आपको बता दें, जलवाहक योजना परिवहन क्षमता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। और इसका उद्देश्य विशेष रूप से भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को प्रोत्साहित करना है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए जलवाहक योजना को शुरू किया है। और अगला प्रश्न हमारा है कि आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए, आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने किसानों के लिए अतिरिक्त कृषि ऋण सीमा को 1.6 लाख जो पहले था, यानी कि 1,60,000 रुपये जो था उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। और ये नई सीमा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। और ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि बिना किसी सपार्श्विक सुरक्षा के अधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। और देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। सातवां कि हाल ही में किस स्थान पर भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक स्थापित किया गया। तो देखिए, भारत का जो पहला डायबिटीज़ बायो बैंक है ये चेन्नई में स्थापित किया गया। और इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के बीच सहयोग से स्थापित किया गया है। और जो आपका ये भारत का जो पहला डायबिटीज़ बायो बैंक है, इस बायो बैंक की स्थापना से डायबिटीज़ के प्रगति और जटिलताओं को ट्रैक करने वाले दीर्घकालिक अध्ययनों को समर्थन मिलेगा, जो कि बेहतर प्रबंधन और रोकथाम में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक किन के सहयोग से स्थापित हुआ है, तो दो संस्थाएं हैं, आईसीएमआर और एमडीआरएफ, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन। और अगला है कि माउंट सेमेरू किस देश में स्थित है, जो कि 15 दिसंबर को फटा। तो देखिए, माउंट सेमेरू आपका काफ़ी चर्चा में है इस समय। ये इंडोनेशिया में स्थित है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। और 15 दिसंबर को इसमें बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। आपको बता दें, माउंट सुमेरु इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में स्थित है। और 15 दिसंबर को ये फटा, जिसमें सफ़ेद से लेकर ग्रे रंग की मोटी राख की एक बड़ी स्तंभ आसमान में 1,000 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर तक उठा। और देखिए, इस विस्फोट के कारण इंडोनेशिया के ज्वालामुखी और भूवैज्ञानिक खतरा समन केंद्र ने एक ऑरेंज वोल्केनो ऑब्जर्वेटरी नोटिस फॉर एविएशन जारी किया, जिसमें ज्वालामुखी के 5 किलोमीटर के दायरे में उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और अगला है हमारा प्रश्न कि कौन सा देश व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो देखिए, एक संगठन है जिसका नाम है व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अंग्रेजी में कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। तो इसमें शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम बन गया है। देखिए, जो यूनाइटेड किंगडम है इसने 15 दिसंबर 2024 को आधिकारिक रूप से अपनी सदस्यता के साथ व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। और देखिए, आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण कदम यूनाइटेड किंगडम की पोस्ट ब्रेक्सिट रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। और देखिए, जो आपका ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, हिंदी में कह सकते हैं व्यापक और प्रगति संपन्न ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है। तो इसका जो डिपॉजिटरी है ये गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड है। और ये अस्तित्व में 30 दिसंबर 2018 को आया था।
10वां प्रश्न है कि रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए शुरू की गई डिजिटल पहल का क्या नाम है? तो देखिए आरपीएफ ने जो है अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलर जो है इस नाम का एक वेबसाइट लॉन्च किया। और इस वेबसाइट पर उन शहीदों की जानकारी उपलब्ध है जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। और ये डिजिटल इंडिया पहल का समर्थन करता है जिससे व्यापक जनसंपर्क संभव होता है। और जो उपयोगकर्ता होंगे ये इस पोर्टल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं जवानों को। और आरपीएफ में शहीदों का संकलन की डिजिटल प्रति की सदस्यता ले सकते हैं। तो याद रखिएगा डिजिटल मेमोरियल ऑफ द वेलर नाम का एक वेबसाइट यानी डिजिटल पहल शुरू किया है रेलवे सुरक्षा पर बल ने जो है यानी कि आरपीएफ ने अपने शहीदों को सम्मानित करने के लिए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप पुराने वीडियो को देखिए रिवाइज करते रहिए क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं आगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू।